दोस्तों नमस्कार। आज का सिद्धांत है हमारा नैतिक विकास का सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग। इस सिद्धांत को शुरू करने से पहले हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे और इस प्रश्न का जवाब आप देंगे। देखते हैं कितने साथी हमारे इस प्रश्न का जवाब सही देते हैं। हालांकि इस प्रश्न का जवाब ये जो सिद्धांत हम पढ़ाएंगे उससे आपको मिल जाने वाला है। प्रश्न इस प्रकार है कि नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। और ये चार ऑप्शन है आपका। पहला ए ऑप्शन है थॉर्नडाइक, दूसरा ऑप्शन है जीन पियाजे, तीसरा ऑप्शन है स्किनर और चौथा ऑप्शन है आपका कोहलर। अब आप इन चारों ऑप्शन को पढ़ करके इन्हें समझ के बताइए कि इनमें से नैतिक विकास के सिद्धांत से कौन संबंधित है या किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। दोस्तों अब इसमें दो बातें आती हैं। एक तो वो होंगे जो इस प्रश्न का उत्तर जानते होंगे तो वो इसमें टिक कर देंगे, और जो साथी नहीं जानते होंगे तो वो दो तरह से सोचेंगे। एक तो यह सोचेंगे कि हो सकता है प्रश्न बनाने वाले ने इस प्रश्न को गलत बना दिया है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर वो ऐसा सोच रहे होंगे कि प्रश्न होना चाहिए था संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो वो यहाँ पर जीन पियाजे को लगा देते। दूसरे साथी हमारे ये सोच रहे होंगे कि एग्जामिनर जो है वो कोहलबर्ग की जगह पर उसने कोहलर छाप दिया है, क्योंकि नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक दोस्तों कोहलबर्ग हैं, ऐसा हमारे साथियों ने पढ़ रखा है। लेकिन अब हम आपको बता दें दोस्तों, प्रश्न गलत नहीं है, प्रश्न सही है, ऑप्शन भी सही है और आंसर भी इसका सही है। चलिए अब हम शुरू करते हैं और ढूंढते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। क्योंकि दोस्तों जो हमने किताबों में रटा रटाया पढ़ा है वो उसमें हमने सीमित पढ़ा है, लेकिन इससे हटके जब प्रश्न आ जाते हैं तब हम लोग ये मान लेते हैं कि इसका जो उत्तर था वो गलत दिया हुआ था, अतः हमें एग्जाम में सबको नंबर मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। दोस्तों हम आपको बता दें, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था वो जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत पर एक सुधार था। अब आप कहेंगे सर जीन पियाजे ने तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। दोस्तों जीन पियाजे ने कोहलबर्ग से भी पहले एक नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। जिस तरह से कोहलबर्ग के सिद्धांत में 3 स्तर हैं, उसी तरह से जीन पियाजे ने भी 3 स्तर बताए हैं, 3 चरण बताए हैं कि बच्चों का नैतिक विकास जो है वो 3 स्तर से या 3 चरणों से होकर के गुजरता है। दोस्तों हमारे कोहलबर्ग ने भी बच्चों का जब अध्ययन किया था, नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसके लिए जो प्रयोग किया था उन्होंने साक्षात्कार विधि का अपनाया था। यानी वो बच्चों को पहले कहानियां सुनाया करते थे और इसके बाद निष्कर्ष निकालते थे, और इसी तरह से उन्होंने अपना प्रयोग किया। दोस्तों ये जो तरीका था यही तरीका अपनाया था जीन पियाजे ने भी, यही तरीका जीन पियाजे ने भी अपनाया था। वो भी साक्षात्कार विधि का प्रयोग करते थे। कुछ समानताएं, पहली समानता तो यह है कि दोनों मनोवैज्ञानिक साक्षात्कार विधि का प्रयोग करते थे, यानी अपने प्रयोग के दौरान साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया, और दोनों मनोवैज्ञानिकों ने ही नैतिक विकास को 3 अवस्थाओं में कह सकते हैं या कह सकते हैं 3 चरणों में विभाजित किया। दोस्तों एक बात और बता दें, जीन पियाजे ने जो 3 चरण बताए हैं तो उसमें उन्होंने पहले चरण में जो बच्चे रखे हैं वो 4 वर्ष से 7 वर्ष के हैं। दूसरे चरण में उन्होंने 7 वर्ष से 10 वर्ष के हैं, और तीसरे चरण में जिन बच्चों को रखा है, जिस आयु वर्ष के बच्चे हैं, वो 10 वर्ष से ऊपर के हैं। अब इसी तरह से जो कोहलबर्ग ने चरण बताए हैं वो 4 से 10 वर्ष, और दूसरा है 10 से 13 वर्ष, और तीसरा है 13 से ऊपर। दोस्तों हम आपको बताएं, जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया था बिल्कुल वैसा ही सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया, लेकिन यह हुआ कि जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से जो एक्सप्लेन किया है वो कोहलबर्ग ने किया है। इसीलिए हम जीन पियाजे के सिद्धांत को इतना इम्पोर्टेंट न मानते हुए कोहलबर्ग के सिद्धांत को ज़्यादा इम्पोर्टेंसी देते हैं, और बहुत बार पूछा भी गया है। लेकिन कभी कभी दोस्तों ऑप्शन आ जाता है कि निम्न में से कौन सी कोहलबर्ग की आलोचना है, यानी कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना है। दोस्तों जीन पियाजे ने और कोहलबर्ग ने दोनों ने ही जो सिद्धांत दिया था पुरुषवादी विचारधारा पर आधारित दिया था, लेकिन इनके सिद्धांतों की जो आलोचना की गई है वो दोस्तों कोहलबर्ग के एक शिष्य थे कैरोल गिलिगन।
तो कैरोल गिलिगन ने यह कहा कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया है, यानी कोहलबर्ग ने सिद्धांत दिया है, इसमें स्त्रियों का कहीं पर नाम नहीं लिया गया है या स्त्रियों पर अध्ययन नहीं किया गया है। तो उनके सुधार के लिए कैरोल गिलिगन ने भी एक सिद्धांत दिया जो महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में था। कैरोल गिलिगन ने भी 3 चरण बताए हैं नैतिक विकास के सिद्धांत के। तो अब आप यहाँ पर नैतिक विकास के सिद्धांत से जुड़े हुए 3 नाम आप पढ़ चुके हैं। पहला नाम हमने पढ़ा है जीन पियाजे को, दूसरा नाम हमने पढ़ा है कोहलबर्ग को, और तीसरा नाम हमने पढ़ा है कैरोल गिलिगन का। कैरोल गिलिगन ने जो सिद्धांत दिया है वो महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में है। चलिए दोस्तों, अब हमने ये कुछ बातें ऐसी पढ़ ली हैं। अब हम बात करते हैं कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादन किया है तो उसके 3 चरण या 3 स्तर कौन कौन से हैं। दोस्तों, पहला स्तर, दूसरा स्तर और तीसरा स्तर हम इस तरह से लिख लेते हैं, और हम दूसरे स्तर के जो नाम हैं कोहलबर्ग ने सुझाए हैं, इससे पहले इन नामों में अगर पूर्व लगा देते हैं तो वो सब प्रथम चरण के बन जाते हैं, और पश्च लगा देते हैं तो वही नाम तृतीय स्तर के बन जाते हैं। दोस्तों, द्वितीय स्तर के जो हैं इसको परंपरावादी स्तर बोला है, और इसी तरह से प्रथम स्तर में पूर्व परंपरावादी नाम हो जाएगा और तृतीय वाले में पश्च परंपरावादी हो जाएगा। दोस्तों, द्वितीय वाले के और भी नाम हैं, नैतिक स्तर, रूढ़िवादी स्तर और लौकिक स्तर। इसी को अगर हम पूर्व लगा देते हैं, पूर्व नैतिक स्तर, पूर्व रूढ़िवादी स्तर, पूर्व लौकिक स्तर, तो ये जो नाम हो जाएंगे हमारे प्रथम स्तर के बन जाएंगे। अगर इन्हीं में ही हम पश्च लगा देते हैं तो हमारे ये तृतीय स्तर के बन जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कोहलबर्ग ने जो प्रथम स्तर में बच्चों को रखा है 4 से 10 वर्ष के बच्चे, तो वो किस स्तर के हैं। दोस्तों, एक बार प्रश्न पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे कोहलबर्ग ने, या प्राथमिक स्तर के बच्चों को कोहलबर्ग ने किस स्तर में रखा है। तो दोस्तों, उन्होंने आप अगर उम्र की बात करें तो आप देखेंगे 4 से 10 वर्ष के बच्चे हैं। तो दोस्तों, 4 से 10 वर्ष के जो बच्चे हैं वही प्राथमिक स्तर में होते हैं। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि कोहलबर्ग ने प्राथमिक स्तर के बच्चों को अपने प्रथम स्तर में सम्मिलित किया है। और दोस्तों, एक बात बता दें, इस स्तर के जो बच्चे हैं नैतिक निर्णय लेने के लिए कोई तर्क नहीं कर पाते। तो क्या है, इन्होंने इस स्तर में जो बच्चे हैं, यहाँ पर ऐसा कहा है कि इस स्तर में जो बच्चे आते हैं इनमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है। कोहलबर्ग ने अपने प्रथम स्तर में जिन बच्चों को सम्मिलित किया है उनमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है। दोस्तों, कोहलबर्ग ने बताया है कि मनुष्य को जब किसी नैतिक समस्या का सामना करना पड़ता है तो उसकी तर्क शक्ति महत्वपूर्ण होती है, न कि अंतिम निर्णय। यानी उसके सामने कोई समस्या आती है तो सबसे पहले वह तर्क करता है, उसके बारे में विचार करता है और इसके बाद निर्णय लेता है, न कि एकदम निर्णय ले लेता है। ठीक है दोस्तों, एक हम आपको बताएं, कोहलबर्ग ने अपने 3 स्तर बताए हैं और प्रत्येक स्तर में 2-2 अवस्थाएं बताई हैं। इस तरह से 6 अवस्थाएं हैं। इन 6 अवस्थाओं को हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, कोहलबर्ग ने क्या किया है, ये साक्षात्कार विधि का प्रयोग करते थे। साक्षात्कार अर्थात ये कुछ बच्चों को बिठाया करते थे और उन्हें कहानी सुनाया करते थे। एक कहानी है, अगर हम उसे पढ़ते हैं या उसको सुनते हैं तब दोस्तों इस सिद्धांत को और अच्छे ढंग से समझा जा सकता है, क्योंकि हम प्रत्येक स्तर में जो 2-2 अवस्थाएं पढ़ेंगे उनमें जो प्रश्न कहानी सुनाकर बच्चों से जो पूछा गया है और बच्चों ने जो जवाब दिया है उस आधार पर कोहलबर्ग ने ये जो अवस्थाएं बताई हैं, तो उसको तभी समझा जा सकता है जब हम दोस्त उस कहानी को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो हम सबसे पहले उस कहानी को आपको सुनाएंगे, यानी वह कहानी आपको सुनाएंगे। अब उस कहानी को ध्यान से सुनिए। दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है, ये जो कहानी है इसमें 3 पात्र महत्वपूर्ण हैं। एक वह व्यक्ति जिसका नाम हेंज है और उसकी पत्नी जो बीमार है, और तीसरा व्यक्ति है एक डॉक्टर जो उसके शहर से काफ़ी दूर रहता है। दोस्तों, हेंज जो व्यक्ति है ये कहानी कोहलबर्ग बच्चों को सुना रहे हैं और इसके बाद उनसे प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो हेंज जो व्यक्ति है उसकी पत्नी बीमार है, उसको 6 रोग है। हेंज अपनी पत्नी को लेके या अपनी पत्नी की दवाई लेने के लिए अपने पड़ोसी डॉक्टर के पास जाता है। पड़ोसी डॉक्टर कहता है कि इसका इलाज मेरे पास नहीं है और आप उस शहर में चले जाइए।
वहाँ पर डॉक्टर है वो इसका इलाज कर देगा। हैंज उस व्यक्ति की बात को मानता है और उस डॉक्टर के पास जाता है जो कहीं दूर शहर में रहता है। उस डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर से कहते हैं मेरी पत्नी को क्षय रोग है और आप उसको दवाई दे दीजिए। ठीक है, तो डॉक्टर कहता है आप सही जगह आए हो, मेरे पास इसका इलाज है। तो डॉक्टर कहता है कि आप सही जगह आए हो, मेरे पास इसका इलाज है, परंतु इसकी दवाई 100 सेंट में मिलेगी, यानी आपको दवाई के लिए 100 सेंट खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों हम आपको बता दें, ये जो 100 सेंट है ये दवाई डॉक्टर ने अपने जो वास्तविक मूल्य था उससे 10 गुना बढ़ा के बताई थी। तो यहाँ पर हैंज बोला कि भाई साहब मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं, यदि आप इस दवाई को थोड़ा सस्ते में दे दें तो मैं खरीद लूँगा। डॉक्टर बोला कि मेरे अलावा इस दवाई को कोई और व्यक्ति नहीं बेचता, अतः हम इतने में ही देंगे, इससे एक भी पैसा कम में या एक भी सेंट कम में नहीं देंगे। हैंज परेशान होता है और अपने घर वापस आ जाता है। वह पुनः अपने सगे संबंधियों से कुछ धन इकट्ठा करता है और उस डॉक्टर के पास जाता है। हैंज के पास अभी सिर्फ 50 या 60 सेंट ही इकट्ठे हो पाते हैं। वह डॉक्टर के पास जाता है और उसे प्रार्थना करता है कि मुझे दवाई दे दीजिए, जो भी पैसे बचते हैं मैं उन्हें आपको बाद में दे जाऊंगा। डॉक्टर कहता है नहीं, मुझे पूरे पैसे चाहिए, मैं एक भी पैसा कम नहीं लूँगा, एक भी सेंट कम नहीं लूँगा। हैंज को गुस्सा आता है और उसको दुकान से दवाई को चुरा के भाग आता है। कोहलबर्ग कहानी को यहीं पर रोकते हैं और बच्चों से पूछते हैं, बच्चों बताइए, जिन बच्चों को कहानी सुनाई थी उनसे पूछते हैं कि बच्चों बताइए कि हैंज ने चोरी की सही किया या गलत। दोस्तों आप लोग जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप ही बताइए कि इस प्रश्न में हैंज ने चोरी की सही किया या गलत। कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों जो प्रश्न पूछा था उसका भी आंसर आपको मिल गया होगा, क्योंकि मैंने शुरुआत में बता दिया है। अगर आपको आंसर उस समय आता था, पहले से पता है, तब भी हमें कमेंट कीजिए, बताइए किन किन साथियों को पता है, ठीक है, और किन किन साथियों ने गलत किया, जैसा बताया था मैंने वैसा सोचते हैं तो वो भी मुझे बताइए। दोस्तों अब कोहलबर्ग ने ये प्रश्न कि हैंज ने चोरी की सही किया या गलत उन बच्चों से पूछा जो इस कहानी को सुन रहे थे, और इस आधार पर कोहलबर्ग ने उन बच्चों को 3 चरणों में बांटा, तीन स्तरों में बांटा, और प्रत्येक स्तर में उन प्रश्न के आधार पर 2-2 अवस्थाएं बताई हैं। यानी पहला जो स्तर है पूर्व परंपरावादी स्तर है, इसमें 2 अवस्थाएं हैं, और द्वितीय स्तर है इसमें भी 2 अवस्थाएं हैं, और तृतीय स्तर है इसमें भी 2 अवस्थाएं हैं। दोस्तों एक बात हम बता दें, यानी 3 स्तर और 6 अवस्थाओं में बांटा है, लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते कि प्रथम स्तर में पहली और दूसरी अवस्था, दूसरे स्तर में पहली और दूसरी अवस्था, तीसरे स्तर में पहली और दूसरी अवस्था। हमें इस तरह से नहीं कहना, हमें इस तरह से कहना है पहले स्तर में पहली और दूसरी अवस्था, दूसरे स्तर में तीसरी और चौथी अवस्था के बच्चे हैं, और तीसरे स्तर में 5वीं और 6ठी अवस्था के बच्चे हैं। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कोहलबर्ग ने जो 3 चरणों में या 3 स्तरों में बच्चों को बांटा है, इसमें कौन कौन से बच्चे शामिल किए हैं। आयु वर्ग के हिसाब से तो आपको पता है 4 से 10 वर्ष के बच्चे। दोस्तों अब हम आपको बताएं, इस प्रथम स्तर में उन बच्चों को रखा था जो अपना नैतिक निर्णय लेने के लिए दूसरों के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते थे। ये बच्चे जानते थे कि यदि हम आज्ञा पालन नहीं करते हैं तो हमें दंडित किया जाएगा। यानी यहाँ के बच्चे जो निर्णय लेते हैं वो डर में लेते हैं, वो भय से लेते हैं, किसी की आज्ञा का पालन करना अपना कर्तव्य समझते हैं। दूसरे स्तर में जिन बच्चों को रखा है, ये बच्चे उस परिवार से हैं, उस समूह से हैं जिसमें उनका समूह स्वीकार करता है कि गलत काम नहीं करना चाहिए। यानी बच्चे अपने परिवार, अपने समूह की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं। यहाँ के बच्चे यानी दूसरे स्तर के बच्चे संस्कारित हैं, डर में आंसर नहीं देते, निर्णय डर में नहीं लेते। परंतु तीसरे स्तर के जो बच्चे हैं दोस्तों, यहाँ पर ये वो बच्चे हैं जो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। ये किसी से ओत-प्रोत होकर के निर्णय नहीं लेते, यानी किसी से प्रभावित होकर के निर्णय नहीं लेते। ये बच्चे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं। चलिए अब हम प्रत्येक स्तर की जो 2-2 अवस्थाएं आपको बता रहे हैं इसकी बात करते हैं। पालन दोस्तों, इन्होंने पहले स्तर में जो पहली अवस्था बताई है वो सजा या आज्ञा पालन स्थिति का अभिविन्यास, या इसका और एक नाम है आज्ञा एवं दंड उन्मुखी अवस्था। तो ये आपने
दो नाम यानी एक स्तर के ये दो नाम हैं। किसी भी आपको डर, आज्ञा, भय ऐसा नाम दिया हो तो इसका मतलब ये प्रथम स्तर की प्रथम अवस्था है, ध्यान रखना। तो दोस्तों इस अवस्था में वो बच्चे थे जिन्होंने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? प्रश्न ये पूछा गया था कि हैंस ने चोरी की, सही किया या गलत किया। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न आंसर दिया है बच्चों ने, उन्होंने कहा हैंस ने चोरी की तो गलत किया। अच्छा, कोहल वर्ग ने ये देखा, ये नोट किया कि ये बच्चे डरते हैं, ये बच्चे जानते हैं कि यदि कोई चोरी करता है तो उसको दंडित किया जाता है, क्योंकि ये बच्चे भी इतने डरे हुए हैं। ये कहते हैं कि अगर हम किसी की बात नहीं मानते हैं तो हमें भी दंडित किया जाता है। इसी तरह से हैंस ने चोरी की तो उसको भी दंडित किया जाएगा, अर्थात हैंस ने चोरी की तो गलत किया। यहाँ पर उन्होंने किसी भी तर्क का इस्तेमाल नहीं किया, बस उसी आधार पर निर्णय दिया जिस आधार पर वो स्वयं डर से निर्णय लेते थे। अब इसी स्तर में दूसरी अवस्था है दोस्तों, आपने पहले सीख ली है, यानी डर में उत्तर देना। अब दूसरी अवस्था है कारण सापेक्ष स्थिति का अभिविन्यास, या हम कह सकते हैं व्यक्तिगत एवं विनिमय। यानी प्रत्येक, हमने दूसरी अवस्था बताई, इसके भी दो नाम हैं। पहला नाम हमने बताया कारण सापेक्ष स्थिति का अभिविन्यास, और दूसरा नाम है इसका व्यक्तिगत एवं विनिमय। यहाँ पर बदले की भावना है बच्चों में, यहाँ पर बदले की भावना है। हैंस ने चोरी की, सही किया या गलत? तो बच्चों ने उत्तर दिया है हैंस ने चोरी की तो सही किया, गलत नहीं किया। ये बच्चे जानते हैं कि केमिस्ट ने रेट बढ़ाई इसलिए हैंस ने चोरी कर ली। इन्होंने भी तर्क का इस्तेमाल नहीं किया, यानी बदले की भावना। जैसे बच्चों से कहते हैं ना कि बेटा हमें ये चीज़ दे दो, तो बच्चे तुरंत कहते हैं आपने हमें उस दिन वो चीज़ नहीं दी थी इसलिए हम आपको नहीं देंगे। यानी बच्चों को एक चाटा मारो तो वो दूसरा चाटा बदले का मार लेते हैं। तो दोस्तों बच्चों के अंदर जो बदले की भावना है उस आधार पर यहाँ पर निर्णय लेते हैं कि हैंस ने चोरी की तो सही किया, गलत नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर वो ऐसे समझते हैं कि केमिस्ट ने रेट बढ़ाए और हैंस ने चोरी की तो कोई गलत नहीं किया। दोस्तों हमने प्रथम स्तर की दोनों अवस्थाओं को पढ़ लिया है, यानी पहली और दूसरी अवस्था को पढ़ लिया है। अब हम द्वितीय स्तर की तीसरी और चौथी अवस्था को पढ़ेंगे। द्वितीय स्तर की जो तीसरी अवस्था है उसका नाम है स्वस्थ अंतर व्यक्तिगत संबंध। स्वस्थ अंतर व्यक्तिगत किसके अंतर व्यक्तिगत दोस्तों? उस परिवार, उस समूह जिसमें बच्चे आते हैं या जिसमें बच्चे बिलोंग करते हैं। यानी यहाँ के बच्चे जो निर्णय लेते हैं अपने परिवार, अपने समूह की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के निर्णय लेते हैं, यानी उनके परिवार से संस्कार, उनके समूह से संस्कार कैसे मिले हुए हैं। यहाँ के बच्चों, यहाँ की यानी तीसरी स्टेज के बच्चों को हम लोग अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अवस्था भी कहते हैं। कई बार पूछा गया है, एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं कि अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अवस्था कौन सी है। तो दोस्तों ये तीसरी अवस्था है। तो यहाँ पर हमारे, अब आपको उत्तर ही मिल गया होगा, हैंस ने पूछा, कोहल वर्ग ने पूछा है कि हैंस ने चोरी की, सही किया या गलत? तो ये बच्चे कहते हैं हैंस ने चोरी की तो गलत किया, क्योंकि बच्चे ऐसा समझते हैं कि जिस तरह से हम जिस परिवार में रहते हैं, हमारा परिवार नहीं सिखाता कि हम लोगों को चोरी करनी चाहिए। यानी ये बच्चे संस्कारित हैं, डर में उत्तर नहीं देते, लेकिन अपने परिवार की आवश्यकताओं के आधार पर उत्तर देते हैं, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है उनका बच्चा अच्छा बने। ठीक है दोस्तों, तो ये बच्चे कहते हैं कि हैंस ने चोरी की, गलत किया। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथे स्तर में। चौथे स्तर का नाम है कानून व्यवस्था अभिविन्यास। यानी यहाँ के जो बच्चे हैं कानून का कट्टर तरीके से, यानी कड़ाई से पालन करने के पक्ष में हैं। ये कहते हैं किसी भी स्थिति में कानून को न तोड़ा जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे कोई मर जाए तो, लेकिन कानून नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते नहीं है कानून अंधा होता है, हमें वो कहते हैं किसी की आवश्यकताओं से मतलब नहीं है, कुछ भी हो जाए लेकिन कानून नहीं तोड़ना चाहिए। कोहल वर्ग ने पूछा हैंस ने चोरी की, सही किया या गलत? ये बच्चे बोले हैंस ने चोरी की और कानून नहीं मानता, कानून कहता है कि चोरी करना गलत है, अतः हैंस ने चोरी की तो गलत किया। तो ये वो बच्चे थे, यानी चौथी अवस्था में वो बच्चे थे जो कानून यानी नियमों का कड़ाई से पालन करने वाले थे। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने तीसरे स्तर की ओर, जिसमें हम पांचवी और छठी अवस्था को पढ़ेंगे। दोस्तों तीसरे स्तर में जो हमारी पांचवी अवस्था है इसका नाम है सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा पांचवी अवस्था में और छठी अवस्था में जो उत्तर निकल के आएंगे वो स्वतंत्र होंगे। यहाँ पर कोई कहेगा सही किया, कोई कहेगा गलत किया। यहाँ पर उनके अपने अपने बुद्धि विवेक के अनुसार वो उत्तर देते हैं।
दोस्तों यहाँ पर जो बच्चे कहते हैं कि सही हैंज ने चोरी की, सही किया, तो ये बच्चे ये मानते हैं कि जीने का अधिकार सभी का है, अतः उसने चोरी की तो गलत नहीं किया। यहाँ पर कुछ ऐसा कहते हैं कि गलत किया, तो ये मानते हैं किसी भी दिशा में हमारे जो सामाजिक नियम है ये न तोड़े जाएं। तो दोस्तों हम पांचवी अवस्था में इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सामाजिक अनुबंध ऐसे न बनाए जाएं जिससे व्यक्तिगत अधिकार प्रभावित हों। तो यहाँ के बच्चे जो हैं वो व्यक्तिगत अधिकारों को और सामाजिक अनुबंध के आधार पर निर्णय लेते हैं, व्यक्तिगत अधिकारों को समझते हुए। यानी सामाजिक अनुबंध अगर तोड़ना जहाँ पर सही है तो वहाँ पर तोड़ा जा सकता है। यानी हैंज ने चोरी की तो सही किया, गलत नहीं किया, क्योंकि जीने का अधिकार सभी का है। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग छठी अवस्था की ओर। छठी अवस्था का नाम है सार्वभौमिक नीति शास्त्र सिद्धांत। यहाँ के बच्चे गांधी जी, किंग मार्टिन लूथर, स्वामी विवेकानंद जैसे उच्च विचारों वाले हैं। इनका अपनी अलग विचारधारा है। ये कुछ तो ऐसे होंगे जो कहेंगे हैंज ने चोरी की तो मतलब गलत नहीं किया। कुछ ऐसे हैं कि अगर नीति कहती है चोरी करना सही है तो वहाँ पर चोरी कर लेनी चाहिए। दोस्तों हमारे सीटीटी में एक प्रश्न आ चुका है कि एक सरदार करनैल सिंह हैं जो रिटायर्ड फौजी हैं, ये कभी भी सरकार को टैक्स नहीं भरते। इनका मानना है कि सरकार जो टैक्स से धन एकत्र होता है उसका दुरुपयोग करती है। तो बताइए वो किस अवस्था में आते हैं। दोस्तों ये छठी अवस्था में आएंगे सार्वभौमिक नीति शास्त्र सिद्धांत में, क्योंकि इनके खुद के विचार हैं। पांचवी और छठी अवस्था के जो बच्चे हैं या जो साथी हैं इस स्तर में जिनको रखा गया है, तो दोस्तों ये इनके अपने खुद के विचार हैं, ये निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, ये किसी से प्रेरित होकर के निर्णय नहीं लेते। अब दोस्तों हम आपको बताएं, एक एग्जाम्पल हम ऐसा लेते हैं जो एक व्यवहारिक एग्जाम्पल है, आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपके दरवाजे पर एक भिखारी आ जाता है और आप उसको कुछ पैसे दे देते हैं और वो चला जाता है। दूसरे दरवाजे पर जाते हैं तो उसको वो दुत्कार कर भगा देते हैं, कहते हैं ठीक है, और उसको कुछ नहीं देते हैं। तीसरे दरवाजे पर जाता है, कोई उसको भोजन खिला देता है, खाना खिला देता है, और चौथे दरवाजे पर जाता है, कोई उसको कच्चा अनाज दे देता है कि घर पे जाके पका के खा लेगा। दोस्तों यहाँ पर जितने दरवाजों पर गया है सबकी विचारधारा अलग अलग है। जैसे मान लीजिए आपके दरवाजे पर आया था और आपने उसको पैसे दिए, हो सकता है आप ऐसा समझते हैं कि यह व्यक्ति घर पे जाएगा, इसके कपड़े फट गए हैं या कुछ और जिन आवश्यक वस्तुओं की ज़रूरत होगी वो उन्हें खरीद लेगा। जिस दरवाजे पर गया था जिसने उसके पीट के भगा दिया या डांट के उसको भगा दिया, तो उसका ये मानना था कि हट्टे कट्टे हो करके आप ये भिक्षा मांग रहे हैं, कोई जाके काम कीजिए। यानी वो इस पक्ष में है कि ये जो मांगने की जो प्रथा चली आ रही है इसका विरोधी है। वो चाहते हैं ऐसा ना करे, इंसान खुद कमा के खाए, मेहनत करके खाए। एक दरवाजे पर जाता है, तीसरे दरवाजे पर जो उसको भोजन करा देते हैं यानी खाना खिला देते हैं, वो ये उनका ये मानना हो सकता है कि ये जाके धन को यानी जो अनाज इकट्ठा किया है, ये उनका मानना ये है कि जो अनाज इकट्ठा किया है इसको बेचकर इसका दुरुपयोग ना करे, वो अभी खा ले, वो अच्छा है, जो हम अभी खिला देंगे वो सही रहेगा। और कुछ ऐसे होते हैं जो उसको अनाज देते हैं, उनका मानना ये हो सकता है कि ये भी खाएगा और अपने परिवार को भी खिलाएगा जाके। तो दोस्तों ये इस तरह की जो विचारधाराएं जहाँ पर कोई भी नैतिक निर्णय लेने के लिए खुद अपने नियमों का पालन करते हैं, यानी अपने आप तर्क करते हैं, अपने बुद्धि विवेक से निर्णय लेते हैं, तो वो हमारे छठी अवस्था में आते हैं। आशा है ये समझ में आया होगा, लेकिन इनसे संबंधित कुछ पॉइंट हम आपको और बताते हैं। दोस्तों पांचवी और छठी अवस्थाएं जो होती हैं वो आदर्शवादी अवस्थाएं कहलाती हैं। हमने आपको बताया था कि पहली अवस्था में जो बच्चे हैं यानी पहले स्तर के जो बच्चे हैं, माफ करना, जो पहले स्तर के बच्चे हैं उनमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है, कई बार पूछा गया है। प्रथम स्तर में बच्चे वो हैं, प्रथम स्तर में प्राथमिक स्तर के बच्चों को सम्मिलित किया गया है। यानी प्राथमिक स्तर के बच्चों को किस अवस्था में किस स्तर में रखा गया है, वो पहले स्तर में रखा गया है। प्राथमिक स्तर के बच्चों को पहले स्तर में रखा गया है। अब दोस्तों आप एक बात समझ लीजिए, बहुत बार आया है कि जीन पियाजे ने कहा था कि यदि बच्चों के अंदर नैतिकता का विकास करना है, अगर बच्चों के अंदर नैतिकता का विकास करना है तो कक्षा में नित्य नई चर्चाएं यानी नैतिकता संबंधी चर्चाएं की जानी चाहिए। ठीक है, यानी बच्चों को नैतिकता संबंधी कहानियां सुनाई जानी। जब हम पढ़ते थे तो उस समय एक नैतिक शिक्षा की किताब चला करती थी, अब चलती है या नहीं चलती ये तो नहीं पता,
लेकिन जो उन्होंने कहा था कि बच्चों के साथ नैतिकता संबंधी जब बातें करेंगे, चर्चाएं करेंगे तो उनका नैतिक विकास अच्छा होगा। दोस्तों, आज का लेक्चर कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और कमेंट के माध्यम से जब आप बताएंगे तो हम मोटिवेट होते हैं। अगर पढ़ने में मज़ा आया है तो दोस्तों हम जल्दी से लेकर के आएंगे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ऐसा सिद्धांत, इतना व्यवहारिक सिद्धांत आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। CTET में मैक्सिमम प्रश्न दोस्तों जो आते हैं वो 3 जो हमारे सिद्धांत हैं, एक तो हमारा कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है, दूसरा हमारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे से, और तीसरा हमारा लीव बाइगोट्स्की सामाजिक सांस्कृतिक विकास से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा पोर्शन, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, इसकी थ्योरी को समझना है, रटे हुए प्रश्न नहीं आते। दोस्तों, टेट के हैं, CTET के हैं, BEd के हैं, BTC के हैं, जहाँ के भी हैं, आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। आज की वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएंगे, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सके और हमारे चैनल से जुड़िए। दोस्तों, यहाँ पर हम नंबर को डिस्प्ले कर रहे हैं। अगर आप कोई बात करना चाहते हैं या आपका कोई ऑब्जेक्शन है कि सर जी यहाँ पर ये गलत था या आपने ऐसा गलत बोला है, तो आप हमें कह सकते हैं, या आप व्हाट्सएप से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ। नमस्कार।